वेलकम बैक बच्चों। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं यह है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। मतलब यह कि अगर सपोज करिए एक सेल है, ओके, ये सेल है, सपोज कर लीजिए कि ये सेल है, ओके, तो इसके अंदर भी सब्सटेंसेस को पहुंचाया जाता होगा और इससे बाहर भी सब्सटेंसेस को पहुंचाया जाता होगा। तो ये पूरा फिनोमेना जो है जिसको इसको किस तरह से, ये कैसे होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन अभी हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन डिस्कस करते वक्त मैं आपको एक चीज बताऊं। अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों के बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, नाम ही जब यहां पर ट्रांसपोर्ट जुड़ गया है तो इसका मतलब ये होता है सामान को आगे पीछे पहुंचाना, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज बाहर से सेल को चाहिए होगी तो अंदर कैसे वो जाएगी, और अगर कोई चीज एक्सेस में हो जाती है अंदर तो वो बाहर कैसे आएगी, यही है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इसलिए बोला गया क्योंकि यहां पर मेम्ब्रेन जो है ये बाउंड्री की तरह काम कर रही है। बाहर से इसको क्रॉस करके अंदर जा सकता है, अंदर से इसको क्रॉस करके बाहर आ जा सकता है। तो दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है सेल में। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं, दूसरे को वी कॉल इट पैसिव ट्रांसपोर्ट। बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं दोनों जो हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है और उनकी सिमिलैरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इनमें सिमिलैरिटी क्या होती है, ठीक है जी। पहले हम देख लेते हैं कि इनकी सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी, ठीक है, दो सिमिलैरिटीज हम इसकी लेकर चलते हैं। पहला तो यह है कि बोथ अलाउ द सेल टू maintain homeostasis, ठीक है। by maintaining an equilibrium of substances in and out। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं सिमिलैरिटी वो ये है, इसमें आपने एक नया वर्ड सीखा, होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस एक नया वर्ड आपने सीखा, इसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जो हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहली सिमिलैरिटी जो हमने पढ़ना है वो क्या है। सबसे पहली सिमिलैरिटी है बोथ अलाउ, दोनों ही जो है the cell to maintain homeostasis by maintaining an equilibrium of substances in and out। इसमें आपने एक नया वर्ड सीखा होम्योस्टेसिस, जो शायद आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा। होम्योस्टेसिस होता क्या है, ये बेसिकली ये वो प्रोसेस होती है by which the body reacts to changes in order to keep conditions inside the body। मतलब अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर, इसको मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें बड़ी जरूरी हैं, कुछ एक्शंस बड़े जरूरी हैं। तो वो सेल जो है वो एक्शंस जो है वो खुद लेता है। तो होम्योस्टेसिस मैं आपको ऐसे बता दूं, ये बेसिकली वो चेंजेस हैं टू विच द बॉडी रिएक्ट्स, मतलब द सेल बॉडी रिएक्ट्स इन ऑर्डर टू कीप कंडीशंस इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर द सेम, ओके। तो चलते हैं। तो अभी जो हमने बताया सिमिलैरिटी, उसमें क्या है, both allow the cell to maintain homeostasis by maintaining an equilibrium of substances in and out। कभी कभी क्या होता है, अंदर कोई साल्ट का लेवल बढ़ जाता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इन कमियों को दूर करना, या अगर कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसको कम करना, यही होम्योस्टेसिस है, ठीक है जी। तो चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है
बोथ इन्वॉल्व मूविंग मटेरियल अक्रॉस और थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होता है, बोथ अलो की जगह अगर मैं वर्ड इन्वॉल्व यूज करूंगा ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। बोथ इन्वॉल्व, ठीक है, मूविंग मटीरियल across or through the plasma membrane। दोनों ही जो हैं वो अलो करती हैं या इन्वॉल्व होती हैं एक प्रोसेस में जिसमें मटेरियल जो है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है ना। तो ये दोनों ही केसेस जो है ये मैंने जो आपको बताया ये सिमिलरिटी है बेसिकली। और ये जो काम करेंगे मूविंग मटेरियल अक्रॉस और थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्यों होगा, ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके, यानी कि जो सब्सटेंसेस चाहिए वो रहने चाहिए, जो नहीं चाहिए वो बाहर निकाल दिए जाएं। जिन सब्सटेंसेस की सेल के अंदर कमी हो जाएगी वो बाहर से अगर लिए जा सकते हैं तो ले लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। ये तो हमने सिमिलरिटी डिस्कस की, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। And I informed you that there are two types of transportation, and the first one is the active transportation and the second one is passive transportation। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन का मतलब होता है अगर बाहर कोई चीज़ ज़्यादा है और अंदर वो कम है, मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाती है अंदर लेकिन बाहर वो मौजूद है, तो उसको अंदर आने की इजाज़त देना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको बाहर फेंक देना। इसमें आप एक छोटी सी एग्जाम्पल समझ सकते हो। सेल की डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जब गैशियस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्या होगा, उसको बाहर फेंकना ज़रूरी होता है, तो वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। और जब ऑक्सीजन की कमी अंदर हो जाती है तो उसका क्या किया जाता है, वो बाहर ब्लड से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके अंदर ले लिया जाता है। तो यह है ना ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बताने से पहले सिमिलैरिटी बताई। पहली तो ये है कि दोनों ही जो हैं ये अलो करती हैं सेल को अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए, जो नहीं चाहिए उनको बाहर फेंकना, ये मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना, ये सब होम्योस्टेसिस में आ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात वो इसी से रिलेटेड है, बल्कि मैं कहूँगा जो अभी दूसरी बात मैं बताऊँगा वो इससे रिलेटेड है, फर्स्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सेकेंड से रिलेटेड है फर्स्ट, आप ऐसा बोल सकते हैं। पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोथ अलो मूविंग मटेरियल अक्रॉस और थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अब चलते हैं डिफरेंस। तो फिर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मैं आपको बता दूं, इट नीड्स एनर्जी, ओके, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहां पर मैं आपको बता दूं, डजंट नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, doesn't need extra energy। okay? तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में इट मूव्स मॉलिक्यूल अगेंस्ट द हेयर, मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब मूवमेंट जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये कि यहां पर मूवमेंट जो है ना लो टू हाई कंसंट्रेशन में होती है। ओके, यहाँ पर मूवमेंट जो है लो टू हाई कंसंट्रेशन में होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और जब हम बोलते हैं कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो आपने यहाँ पर याद रखना है ये लो टू हाई इसमें मूवमेंट होती है। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करते हैं, ये मूव्स अलोंग कंसंट्रेशन, मूव्स विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब है यहां पर हाई टू लो,
मूवमेंट होगी। ठीक है जी। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव्स विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले सिमिलैरिटी के बारे में बताया। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही जो है दे अलाउ मूविंग मटेरियल अक्रॉस और थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। और दूसरी बात, बोथ अलाउ द सेल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ओके, मैंने बार बार बताया कि उसका मतलब क्या है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के ये फिनोमेना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है जी, ये फिनोमेना जो है बिना इसके पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है इट मूव्स विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हो गया लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, और मूव्स विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई टू लो ग्रेडियंट। अब आगे देख लेते हैं। अब जो आप पढ़ रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट, जब हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट तो ये बेसिकली हम इसको दो तरह से पढ़ते हैं, ये दो टाइप में पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, दोनों को हम पढ़ेंगे, और दूसरा नाम है ऑस्मोसिस। दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे आपको मैं बताऊं, डिफ्यूजन तो आपको याद होगा, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है। कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं और बड़े कॉमन टॉपिक्स होते हैं, और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों में आपको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है। तो सबसे पहले हम दोनों टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों बराबर चलाऊंगा, साथ साथ चलाऊंगा। मैं अलग अलग नहीं आपको ये समझाने लगा, मैं आपको इकट्ठे इसको समझाऊंगा ताकि आपको दोनों में सिमिलैरिटीज और दोनों में डिफरेंस जो है वो साथ साथ समझ आ जाए। तो मैं सबसे पहले आपको दोनों की सिमिलैरिटीज बता देता हूं। ठीक है जी। इनमें सिमिलैरिटीज क्या हो सकती हैं? आपको पता है मैं किसकी सिमिलैरिटीज की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की सिमिलैरिटीज की। तो सबसे पहली बात, दोनों ही जो हैं बोथ आर पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये तो इनकी पहली सिमिलैरिटी हो जाएगी। ये तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया। जब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं, तो सिमिलैरिटी पहले यही होगी कि बोथ आर पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी? अगर जब आप बोलते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दे डू नॉट नीड व्हाट? एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ एनर्जी। इनको एक्स्ट्रा इनपुट एनर्जी की नहीं चाहिए होगी टू अकर, है ना। तो सिमिलैरिटीज में हम सबसे पहले सिमिलैरिटी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? बोथ आर पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी बात, दे डू नॉट नीड एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ एनर्जी। और तीसरी बात, इन बोथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पार्टिकल्स, इन दोनों ही केसेस में पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जब मैं आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रहा था, मैं साथ में ही आपको बता चुका हूं। आपको याद होगा मैंने पीछे आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, इट इज विद कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉरी, दैट इज फ्रॉम high concentration to low concentration. So I'm going to repeat it once again. The first point is both are passive transport. The second one is they do not need extra input of energy. And the third one is particles move from area of high concentration to low concentration. और चौथी बात, हर लाइन जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आप देखें एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है। तो यहां पर देखिए, बोथ equalize the concentration of solution. Okay,
दोनों जो है वो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का इक्वलाइज कर देती हैं। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूशन का, जब तक वो बराबर नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाता, तब तक ये मूवमेंट होती है। यानी कि दोनों का पर्पस जो है वो क्या है, टू इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो we were studying passive transport, and I told you that passive transport is of two types, diffusion and osmosis. And first I told you about the similarities. The similarities are both are passive transport, they do not need extra input of energy, and the third one is particles move from area of high concentration to low concentration. The fourth one is both equalize the concentration of solution. ये तो similarities थी। अब मैं similarities की बात नहीं करते हुए मैं difference की तरफ चलता हूँ कि इन दोनों के बीच में difference क्या होगा। डिफरेंस भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना आपने अभी अभी सिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं डिफ्यूजन के बारे में बात करूँगा और दूसरी तरफ मैं ऑस्मोसिस के बारे में बात करूँगा। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में। आई एम गोइंग टू टेक डिफ्यूजन फर्स्ट। मैं डिफ्यूजन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस moves from area of highest energy या highest concentration to a region lowest energy or lowest concentration। ठीक है ना, ये हाई एनर्जी और से लो एनर्जी की तरफ ये मूव होता है डिफ्यूजन में, और आपको याद होगा ऑस्मोसिस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन जो है इट टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम, टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम। मतलब क्या, कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है। कहीं पर रेट ज़्यादा होगा, कहीं पर रेट कम होगा, रेट ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन डिफ्यूजन जो है वो हर जगह होता है। ओके, लेकिन ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। क्या ऑस्मोसिस हर जगह होता है? यस, होता तो है, लेकिन हर जगह नहीं होता। अकर्स, it occurs only in liquid medium। ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। ठीक है जी, ये इसका होना सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही पॉसिबल है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में आपको बताया। मैंने आपको पहले बताया था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। दोनों ही केसेस में मैंने आपको बताया जो मूवमेंट होती है सब्सटेंस की फ्रॉम एरिया ऑफ हाईएस्ट एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोएस्ट एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन अब यही स्टेप हम डिफरेंस में भी यूज में लाएंगे। मैंने आपको ये पहले बताया, टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इट ऑकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो मेरे पहले पॉइंट से रिलेटेड है। यहां पर एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, any type of substance moves from area of highest energy or concentration to area of lowest energy और concentration। ठीक है जी, यहां पर क्या होगा, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, ये इस पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाईएस्ट एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोएस्ट एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली वाटर और अनदर सॉल्वेंट, ओनली वाटर और अनदर सॉल्वेंट moves from area of highest energy or concentration to area of लोएस्ट एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन। सेम लाइन रिपीट करनी है जो यहां पर रिपीट की, देख लीजिए, एरिया ऑफ हाईएस्ट एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोएस्ट एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन, ये आपने सेम लिखना है।
तो आपको मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या लिखना है। मैं आपको फिर से बता दूँ, ओनली वाटर और अनदर सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर सभी सब्सटेंस के, मतलब किसी भी टाइप के सब्सटेंस की बात हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिर्फ वाटर की या किसी और सॉल्वेंट की बात हो रही है। ओके, ये डिफरेंस है। सिमिलैरिटी आपको पता लग गया ना, दोनों ही केसेस में जो मूवमेंट होती है वो एरिया ऑफ हाईएस्ट एनर्जी और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। इसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। लेकिन मूव क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस मूव कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट होती है ओनली वाटर और अनदर सॉल्वेंट। ओके, तो चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ओके, थर्ड पॉइंट, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजन सबस्टेंस इक्वलाइजेस टू फिल द अवेलेबल स्पेस। ध्यान से सुनिएगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजन of the diffusing substance equalizes to fill the available space। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, concentration of solvent does not become equal on both sides of membrane। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्वेंट का वो दोनों तरफ नहीं जो है वो इक्वलाइज होता। लेकिन यहां पर क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग सबस्टेंस इक्वलाइजेस टू फिल द अवेलेबल स्पेसेस, जिसके कारण क्या होता है, दोनों तरफ मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर हो जाती है। यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। दोनों तरफ जो है ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये बराबर नहीं होती, बल्कि नहीं हो सकती। ठीक है जी, चलते हैं आगे। है फोर्थ पॉइंट, जहां पर मैं आपको बता दूं कि टर्जर प्रेशर डू नॉट नॉर्मली अप्लाई टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के केस में अक्सर टर्जर प्रेशर जो होता है, टर्जर प्रेशर क्या होता है मैं आपको फिर से बता दूं। टर्जर प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है, इट इज द फोर्स जो सेल के अंदर मौजूद है एंड इट पुशेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल। ओके, सो टर्जर प्रेशर बेसिकली एक फोर्स है जो सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है एंड इट पुशेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल। तो आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन में टर्जर प्रेशर डू नॉट नॉर्मली अप्लाई टू डिफ्यूजन, लेकिन ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, इट मेनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। ठीक है ना, ऑस्मोसिस जो है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, इट मेनली डिपेंड्स on the number of solute particles dissolved in the solvent. Okay, mainly depends on the number of solute particles dissolved in the solvent। और जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये दोनों ही जो हैं पैसिव प्रोसेस की, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्जाम्पल हैं, यस, टाइप्स हैं, सॉरी। तो इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये है, जब जो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने जो इसके बारे में आपको पहले भी ये एग्जाम्पल समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट्स इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, ठीक है, इस सेल के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जब इकट्ठी हो जाती है, तो इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लोअर्ड एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। और यही चीज़ जो है मैं आपको बताऊं ऑक्सीजन के केस में भी होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट्स इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, in the cell's external environment the concentration of carbon dioxide is lowered compared to inside the cell। और यही फिनोमेना जो है आप उसमें भी यूज़ में ला सकते हैं। किसमें? मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के केस में भी हो सकता है। जब बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है जबकि उसकी ज़रूरत अंदर ज़्यादा होती है, तो अंदर कम हो गई होती है, तो मूवमेंट जो है वो अंदर की तरफ होती है। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बताया वैसे ही आप उसमें ऑक्सीजन का ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने कोई एग्जाम्पल देना हो ऑस्मोसिस का, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स के केस में पानी किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। तो अभी अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आ गई होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वो एक बार फिर से रिपीट करूंगा। मैंने आपको सबसे पहले जो है वो सिमिलैरिटीज़ बताई ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की। दोनों ही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं और इनमें एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है और दोनों ही जो है इक्वलाइज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को। ओके, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की जब आप बात करते हैं तो इट टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम बट इट ओनली occurs in liquid medium. Any type of substance moves from area of highest energy or concentration to area of lowest energy or concentration. Osmosis में क्या होता है? Only water or another solvent moves. Okay? यहाँ पर diffusion में क्या होता है? The concentration of the diffusion substance equalizes to fill the available space. लेकिन वहाँ पर क्या होता है? Concentration of solvent does not become equal on both sides of membrane. और टर्जर प्रेशर जो है यहाँ नॉर्मली अप्लाई नहीं होता, लेकिन ठीक है, ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है? मेनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेस में एक्यूमुलेट हो जाती है सेल के अंदर और सेल के बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से सेल के बाहर की तरफ मूव कर जाती है। और मैंने दूसरा आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया कि आप ऑक्सीजन का भी यहाँ पर O2 के लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं कि O2 का कॉन्सेंट्रेशन जब बाहर की तरफ सेल के बाहर ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो जाती है। ऑस्मोसिस में मैंने आपको एग्जांपल दिया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स से किस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को उनमें कैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, ये जो है उसका एक अच्छा एग्जांपल जो है वो हो सकता है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा किसके बारे में? ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, उसकी टाइप्स के साथ, किस तरह वो होती है और कहाँ कहाँ पर होती है। तो मैं आपको ऑस्मोसिस के लिए एक बात बताना चाहूँगा और वो क्या है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। ऑस्मोसिस कैन बी सीन इन अ सेल प्लेस्ड इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस कैन बी सीन in a cell placed in solution of different concentration. ओके, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए, तीन तरह के सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक को हम बोलते हैं आइसोटोनिक, दूसरे को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। अभी मैं तीनों में डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, और तीसरा हो गया हाइपरटोनिक। ठीक है जी, पहला हो गया आइसोटोनिक, फिर हाइपोटोनिक, फिर हाइपरटोनिक। तो सबसे पहले वाले केस की हम बात करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है जी,
इस केस में इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन हाइपोटोनिक की जब आप बात करते हो, यहां पर लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है और यहां पर क्या है, इट इज कंपैरेटिवली हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी। आइसोटोनिक में इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, हाइपोटोनिक में लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, हाइपरटोनिक में हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब जरा हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। यहां पर हैव इक्वल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी। चलते हैं आगे की तरफ। थर्ड पार्ट, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट शो नो इफेक्ट ऑन सेल्स। ओके, नो इफेक्ट ऑन सेल्स। आपने सेल को रखा आइसोटोनिक सोल्यूशन में, कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पर क्या होगा, सेल्स स्वेल, ये फूल जाते हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अभी हमने कहा लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन है। और एक और ख़ास बात इसकी कि सेल्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं। क्यों स्वेल हो जाते हैं? क्योंकि ये बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं और जब अंदर सॉल्वेंट का लेवल बढ़ जाता है तो उसका लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है और जहाँ तक पॉसिबल होता है वो वहाँ तक फूलता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है बाहर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता सेल के अंदर। आपने एक सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आपने एक सेल को रख दिया, वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आपने किसी सेल को रख दिया तो सेल जो है उल्टा श्रिंक हो जाएगा, उसके अंदर जितना भी सॉल्वेंट है वो बल्कि बाहर की तरफ बह जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशंस आर नॉट हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। नॉट, ये इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। नॉट हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है जी, ये फूड प्रिजर्वेशन में हेल्पफुल नहीं होते, ये भी नहीं होते, नॉट हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। लेकिन ये हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में ये हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते होंगे आपके ख्याल में? अभी अभी मैंने आपको बताया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब आप सेल को प्लेस करते हैं तो उसके अंदर का जितना भी सोल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, वो बाहर की तरफ फ्लो कर जाता है। जब वो बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो जब आप किसी चीज़ को ड्राई करते हो तो उसमें भी तो ऐसा ही होता है, उसमें अंदर से सारा फ्लूइड जो है वो उसको निकाल दिया जाता है और उसको ड्राई कर दिया जाता है और वो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के लायक होता है। मॉइस्चर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जब मॉइस्चर ही खत्म हो जाएगा या नहीं रहेगा तो फिर वो काफ़ी देर तक आप उस फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब आप किसी फूड को डाल देते हैं तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होने के कारण क्या होता है, सारा मॉइस्चर जो होता है फूड का वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है और फूड जो है वो क्या हो जाता है, वो प्रिजर्व हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली ड्राई हो जाता है। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने अभी आपको तीन तरह से सॉल्यूशंस के बारे में बताया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और उनमें किस तरह से ऑस्मोसिस जो है वो काम करता है वो मैंने बताया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और हैव इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और यहाँ पर देयर इज नो इफेक्ट ऑन सेल्स एंड इट इज नॉट हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का और सेल स्वेल कर जाता है एब्जॉर्ब करके फ्लूइड को, और यहाँ पर भी ये भी हेल्पफुल नहीं है, इट इज नॉट हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं हाइपरटोनिक की, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का,
सेल श्रिंक कर जाता है और ये हेल्पफुल होता है फूड प्रिजर्वेशन में भी। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस जो है वो आपने दो तरह से पढ़ना है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। ठीक है जी, तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन डिफरेंस के साथ बताऊंगा ताकि आपको साथ साथ दोनों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। तो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के बारे में बता रहा हूं। जब आप एंडोस्मोसिस के बारे में बात करते हैं, ओके, रेफर्स टू मैं एंडोस्मोसिस, दोनों चीजें मैं एक मिनट साथ साथ चलाता हूं आपके लिए। एक्सोस्मोसिस, ठीक है जी। एंडोस्मोसिस रेफर्स टू द ऑस्मोसिस, इट इज osmosis towards the inside of a cell। ठीक है, एक सेल के, एक वेसल के अंदर की तरफ जो ऑस्मोसिस होती है उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एंडोस्मोसिस। देखो, एंडोस्मोसिस वर्ड जो है इसका मतलब ही ये होता है कि अंदर की तरफ मूवमेंट होना। ठीक है, एक्सोस्मोसिस, एक्स ये एग्जिट वर्ड से बनता है ना, तो एक्सोस्मोसिस रेफर्स टू ऑस्मोसिस टुवर्ड्स, इट इज द ऑस्मोसिस टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, आउटसाइड ऑफ अ सेल। दूसरी बात हम बात करते हैं, यहां पर वाटर मूव्स इनटू द सेल, वाटर मूव्स इनटू द सेल। यहां पर सेल के अंदर मूवमेंट होती है वाटर की, लेकिन यहां पर वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, यहां पर पानी बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है जी, तो ऑस्मोसिस टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ सेल एंडोस्मोसिस बोलते हैं इसको हम, एंड एक्सोस्मोसिस में इट मूव्स टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ अ सेल। एंडोस्मोसिस में वाटर मूव्स इनटू द सेल, क्योंकि अभी हमने बताया कि इनसाइड ऑफ द सेल मूवमेंट होती है, यहां पर वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तीसरे पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इट ऑकर्स व्हेन सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये कहां पर होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। और ये कहां पर होता होगा आपके ख्याल में? मैंने वैसे बता दिया हुआ है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता होगा। ठीक है जी, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एंडोस्मोसिस में ऑस्मोसिस जो है वो अंदर की तरफ होता है सेल के, पानी यहां पर अंदर की तरफ मूव करता है, और ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ही हो सकता है, क्योंकि आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पढ़ा था, याद है आपको? मैंने बताया हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल की स्वेलिंग होती है ना। स्वेलिंग तभी होती है जब बाहर से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है अंदर की तरफ आ जाता है, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ सेल, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, एंड दिस हैपेंस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और चलते हैं चौथा पॉइंट। इट ऑकर्स व्हेन द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग इज लेस देन द सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, है ना। ये तो उसी में आपको पता लग जाएगा कि यहां पर क्या होगा। इट ऑकर्स व्हेन द सोल्यूट कंसंट्रेशन of the surroundings is less than the solute concentration of the cell, है ना। ये कब होगा? It occurs when solute concentration of the surroundings is less than the solute concentration of the cell। थोड़ा सा आगे चलते हैं। It occurs when the solute concentration of surrounding, यहां पर क्या हो गया? solute concentration is higher, solute concentration ऐसे लिखेंगे आप, solute concentration of the surroundings is higher than the solute concentration of solute concentration of the cell। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट्स हो गए। ये कब होता है? जब solute concentration जो होता है सराउंडिंग का वो कम होता है सेल में मौजूद सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से। ये कब होता है? जब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है सराउंडिंग का ज्यादा होता है और सेल का जो है वो कम होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
वाटर पोटेंशियल ऑफ द सराउंडिंग इज हायर देन दैट ऑफ द साइटोजोल। इसमें एक टर्म जो आप नया पढ़ेंगे वो क्या है, साइटोजोल। एक नया टर्म आपके लिए। साइटोजोल होता क्या है, ये एक्वस कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का जो एक्वस कंपोनेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, within which various cell organelles and particles are suspended, और इसी में सब कुछ जो है वो सस्पेंडेड होता है। तो साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड पोर्शन है, जो एक्वस कंपोनेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट साइटोजोल। और इस साइटोजोल में ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स और बाकी पार्टिकल्स जो हैं दे आर सस्पेंडेड। ठीक है, तो साइटोजोल समझ आ गया होगा, तो मैं अब इसको यूज में लाता हूं इस वर्ड को। वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल of the surroundings is higher than that of cytosol। ये तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो ये भी आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल ऑफ द सराउंडिंग इज लेस, वाटर पोटेंशियल ऑफ सराउंडिंग्स इज less than that of the cytosol। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पर क्या होता है, सेल्स में स्वेल, एंडोस्मोसिस है ना, अंदर की तरफ जा रहा है। जब एक्सेस में फ्लूइड अंदर की तरफ चला जाएगा तो सेल जो है वो इट स्वेल्स। लेकिन यहां पर क्या होता है, सेल्स में श्रिंक। ओके, ये तो श्रिंक हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर एग्जांपल लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपिलरी वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स एंड एंट्रेंस ऑफ वाटर इनटू द जाइलम वेसल्स। ठीक है, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने एग्जाम्पल देना हो तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर सेल्स टू द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट, ये उसकी एग्जाम्पल हो सकती है ना। जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एंडोस्मोसिस में जब आपने एग्जाम्पल देना हो तो वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपिलरी द वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स एंड द एंट्रेंस ऑफ वाटर इनटू द जाइलम, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और दूसरी तरफ आप मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट हेयर सेल्स टू द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी अभी आपने पढ़ा एंडोस्मोसिस के बारे में, एक्सोस्मोसिस के बारे में। ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको समझाए और एक नया वर्ड आपने यहां सीखा होगा साइटोजोल के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और अगला टॉपिक मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में होगा। और बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ते वक्त आप एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, और एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलिसिस। ये टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।